नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम रोजाना आपको कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी सुर्खियां। प्रवासी मजदूर और विदेश से लौटे भारतीयों पर गृह मंत्रालय का बयान। 5 लाख यात्रियों को ट्रेन से उनके लक्ष्य तक पहुंचाया गया। वंदे भारत मिशन से 4000 लोग देश वापस लौटे। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की बढ़ी अवधि के चलते निर्माण श्रमिकों को 5000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का किया फैसला। श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी किया जाएगा शुरू। बोर्ड के साथ करीब 40,000 निर्माण श्रमिक हैं पंजीकृत। मायावती ने लोगों से की कोविड-19 जंग में सहयोग करने की अपील। कहा, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश को कोई अच्छी खबर मिले। पश्चिम बंगाल के लोकल फर्म ने बनाई कोविड-19 टेस्टिंग किट। रोजाना 3 लाख किट तक उपलब्ध कराने का किया दावा। जीसीसी बायोटेक ने बना ली है 1 करोड़ टेस्टिंग किट। आईसीएमआर के दिशा निर्देश। कोविड-19 के मृतकों की जानकारी उचित तरीके से करें दर्ज। बीमारी से लोक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए दिए निर्देश। कोरोना से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह मामलों ने रफ्तार पकड़ी है और दुनिया में कोरोना से कितनी तबाही मची है, आइए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4213 नए मामले। कल से अब तक 97 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए 1559 मरीज। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 67,152। 20,917 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। देश में अब तक 2,206 लोगों की मौत। वहीं कल से अब तक महाराष्ट्र में 1943 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में 398, तमिलनाडु में 669, दिल्ली में 381 तो वहीं राजस्थान में 106 मामले सामने आए हैं। वहीं दुनिया में अगर कोरोना के बढ़ते रफ्तार की बात की जाए, दुनिया भर में कोरोना के 41,81,000 मामले, 2,83,000 लोगों की मौत, 14,92,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 13,67,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में करीब 80,000 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,64,000। इटली में 2,19,000 कोरोना संक्रमण के मामले। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,76,000। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,71,000। तो कोरोना संक्रमण के मामलों के लिहाज से तमिलनाडु ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। वहीं महाराष्ट्र कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहाँ 20,200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं और अब तक 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली चौथे स्थान पर खिसक गई है। वहीं अमेरिका में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इटली, फ्रांस और जर्मनी में मामले थमते दिख रहे हैं। जिस तरह कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिनमें कोरोना के लक्षण नजर ही नहीं आते। जी हां, हाल ही के कुछ शोध से जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप संक्रमित नहीं हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें रोगी संक्रमित तो था, लेकिन शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। दुनिया भर में ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जो खांसी, सांस में तकलीफ और तेज बुखार जैसे कोविड-19 के लक्षणों से जूझ रहे थे और जब जांच कराई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, बाद में संक्रमित पाए गए। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित तो हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उनके द्वारा भी इसे फैलाया जा सकता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो इस बीमारी से संक्रमित तो हो गए हैं, लेकिन उनमें या तो बेहद मामूली या फिर कोई लक्षण नहीं दिखते। नतीजतन ऐसे लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि वो संक्रमित हैं, जिस कारण वो लोग एहतियात नहीं बरतते और दोस्तों, परिजनों या अन्य व्यक्तियों से मिलते रहते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पाया है कि 3 तरह के कोरोना मरीज मिल रहे हैं: असिम्प्टोमेटिक, प्री-सिम्प्टोमेटिक और हल्के सिम्प्टोमेटिक। कैसे पहचाने कोरोना वायरस? हल्के सिम्प्टोमेटिक। ऐसे लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण काफी हल्के नजर आते हैं, जैसे हल्की खांसी या बुखार और हल्की थकावट। प्री-सिम्प्टोमेटिक। ऐसे लोगों में संक्रमित होने के बाद 1 हफ्ते तक कोई लक्षण नजर नहीं आता। 1 हफ्ते के बाद इन लोगों में खांसी, बुखार, थकावट की शिकायत होती है। असिम्प्टोमेटिक। ऐसे लोगों में वायरस से संक्रमित होने के बाद कोई लक्षण नजर नहीं आता। नतीजतन ऐसे लोग कई ज्यादा लोगों को संक्रमित कर देते हैं और महामारी को खतरनाक तरीके से बढ़ावा देते हैं।
अगर आपको पता चले कि आप कोरोना वायरस संक्रमित किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसमें इसके लक्षण नहीं दिख रहे थे, तो अपने आप को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखें, जिससे आप दूसरों में ये संक्रमण नहीं फैलाएंगे। इमरजेंसी के अलावा किसी और काम के लिए घर से बाहर न निकलें, किसी से न मिलें, अपनी नाक और मुंह को हर वक्त ढक कर रखें, बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों से दूरी बनाए रखें। नोवेल कोरोना वायरस को हराने के लिए देश दुनिया में तमाम उपायों पर काम किया जा रहा है। कोविड-19 के सुरक्षित और कारगर इलाज के लिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने 70 प्रस्तावों को सरकार के पास फंडिंग के लिए आगे बढ़ाया है। इन प्रस्तावों में क्या है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। दवाओं और वैक्सीन के ट्रायल से उम्मीदें बंधी हुई हैं, तो वहीं इसको लेकर देश में कारगर उपायों को लेकर कई प्रस्ताव आईआईटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे अलग अलग संस्थानों से मिले हैं। ये प्रस्ताव कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने से लेकर चिकित्सा उपकरणों, कोविड-19 की जांच और इसके इलाज संबंधी तरीकों से जुड़े हुए हैं। इन प्रस्तावों में 10 वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, तो वहीं 34 डायग्नोस्टिक्स प्रोडक्ट्स यानी जांच से जुड़े हैं। 10 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें इलाज के तरीकों के बारे में सुझाया गया है। 2 प्रस्ताव पहले से मौजूद किसी अन्य बीमारी की दवाओं का कोविड-19 में इस्तेमाल को लेकर हैं। इसके अलावा 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कोरोना की रोकथाम और बचाव से जुड़े हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अलग अलग संस्थानों से डिपार्टमेंट को कई प्रस्ताव मिले थे, जिनका मूल्यांकन किया गया और जो मुफीद लगे उन्हें मंजूरी दी गई। अधिकारी ने कहा कि इन प्रस्तावों का डायग्नोस्टिक्स की दीर्घकालीन जरूरतों के मद्देनजर मूल्यांकन किया गया। अधिकारी ने बताया कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना की जांच के लिए पूरी तरह देसी तरीका विकसित हो सके। अधिकारी ने बताया ये कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स के पूर्ण स्वदेशीकरण को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि निकट भविष्य में स्वदेशी डायग्नोस्टिक किट्स की कमी न हो, ये सुनिश्चित हो सके। देश में तेजी से खराब होते स्वास्थ्य हालात सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। सरकार इन पर काबू करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी की है। कम लक्षण वाले लोगों को इसमें छूट जरूर मिली है, लेकिन साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। आखिर होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस में क्या है खास, देखिए रिपोर्ट में। मौजूदा स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वहीं सरकार अपनी ओर से हालात को काबू करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इन सब के बीच अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अगर किसी में हल्के लक्षण हैं, तो वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। आपको बता दें, मंत्रालय ने कोरोना संदिग्धों को 3 श्रेणियों में बांटा है। कम लक्षण वाले मरीजों को केयर सेंटर में रखा जाता है, वहीं जिन लोगों में 3 से 4 लक्षण हैं, उन्हें हेल्थ सेंटर में रखा जाता है। जिनमें बीमारी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें कोविड हॉस्पिटल में रखा जाता है। अगर होम आइसोलेशन के लिए जारी गाइडलाइन की बात करें, तो मरीज के पास घर पर आइसोलेशन की सुविधा होनी चाहिए। कोई भी पीड़ित घर तभी जा पाएगा जब डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में उसे घर जाने की इजाजत देंगे। होम आइसोलेशन में एक आदमी 24 घंटे साथ रहने वाला होना चाहिए। समय समय पर जांच की जाएगी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट की जानकारी दी जाएगी। अस्पताल को हर छोटी बड़ी जानकारी देनी होगी। मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। होम आइसोलेशन में जाने वाले मरीज को फॉर्म भरना होगा। गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। दरअसल सरकार ने कम लक्षण वाले लोगों को होम आइसोलेशन की छूट दी तो है, लेकिन देश में अभी भी मरीजों का सही आंकड़ा पता करना मुश्किल है। इसके लिए टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस दिशा में भी कड़े कदम उठाएगी। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसी बीच WHO ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पहली बार खान पान को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कई गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। सफाई और सुरक्षा को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में WHO की तरफ से फूड सेफ्टी को लेकर कुछ और टिप्स दिए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये क्यों जरूरी है। आइए आपको बताते हैं खाने को सुरक्षित रखने के लिए किन 5 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सफाई का रखें खास ख्याल। खाना बनाने या कोई भी खाद्य सामग्री छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ कर लें। टॉयलेट के बाद हाथों को अच्छे से धोएं। किचन एरिया को किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों और जानवरों से दूर रखें। ज्यादातर सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया बीमारी का कारण नहीं होते, लेकिन गंदी जगहों, पानी और जानवरों में खतरनाक सूक्ष्म जीव व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव बर्तन पोंछने, किचन के अन्य कपड़ों और कटिंग बोर्ड में आसानी से आ जाते हैं और हाथों के जरिए खाने में पहुंच सकते हैं। इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कच्चा और पका हुआ खाना अलग अलग रखें। कच्चे मीट, चिकन या सी फूड्स को अन्य खाद्य पदार्थों से दूर रखें। कच्चे भोजन के लिए सामग्री और बर्तन अलग रखें। कच्चे भोजन में इस्तेमाल होने वाले कटिंग बोर्ड्स और चाकू का इस्तेमाल फिर दूसरा खाना बनाने में न करें।
कच्चे और पके भोजन के बीच दूरी बनाने के लिए उन्हें किसी बंद बर्तन में रखें। खाना अच्छे से पकाएं। खाना अच्छी तरह से पकाएं, खासतौर से मीट, अंडे, पोल्ट्री और सी फूड्स। इन्हें 70 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे उबालकर अच्छे से पकाएं। इनका सूप बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये गुलाबी रंग का ना दिखे। ये पकने के बाद बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। तापमान चेक करने के लिए आप थर्मामीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पके हुए भोजन को खाने से पहले एक बार फिर से अच्छे से गर्म करें। अच्छी तरह खाना पकाने से सारे कीटाणु मर जाते हैं। खाने को सुरक्षित तापमान पर रखें। कमरे के तापमान पर पके हुए खाने को 2 घंटे से ज्यादा न छोड़ें। पके हुए खाने को उचित तापमान पर फ्रिज में रखें। भोजन परोसने से पहले उसे कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छे से गर्म करें। खाने को फ्रिज में बहुत देर तक ना रखें। कमरे के तापमान पर रखे खाने में सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से बढ़ते हैं। साफ पानी का इस्तेमाल करें। पीने और खाना बनाने में हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें। हो सके तो पानी को पीने से पहले उबाल लें। सब्जियों और फलों को अच्छे से धोएं। ताज़ा और पौष्टिक खाद्य पदार्थ लें। सुरक्षा के लिहाज से पाश्चराइज्ड मिल्क बेहतर होते हैं। एक्सपायरी डेट से आगे के खाने का इस्तेमाल ना करें। कच्चे सामग्री यहाँ तक कि पानी और बर्फ में भी कई बार खतरनाक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो पानी को जहरीला बना देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार। क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है। लॉकडाउन में हम और आप संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ। कोरोना के बाद हम और आप एक नई उम्मीद के साथ जीवन में कुछ नया करने का संकल्प लेंगे।